सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे सचिवालय के चौथे फ्लोर पर कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होना संभव है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास और साथ ही शहरी विकास के संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में मानसून सत्र की तारीख भी घोषित हो सकती है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल भी होंगे और साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा भी संभव है। स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन के कई विषयों पर बैठक में चर्चा संभव है आज, और साथ ही कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें कई अहम फैसले भी हो सकते हैं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। तो शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और इसके लिए तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो भी बैठक में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और कई विषयों पर चर्चा भी संभव है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और मानसून सत्र की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तमाम तैयारियां तो हो ही चुकी हैं। साथ ही अब सिर्फ 4 बजने का इंतज़ार है और 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में यह बैठक होगी और इस दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना भी बनी हुई है और साथ ही कई विषय ऐसे हैं जो राज्य हित में आज जिन पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े विषय भी इस बैठक में आ सकते हैं। महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े भी विषय आ सकते हैं। साथ ही पुलिस और परिवहन विभाग से जुड़े हुए विषयों पर भी चर्चा संभव है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज की कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आज चर्चा संभव हो सकती है? बैठक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे और महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि मानसून सत्र भी जो है होने की संभावना है और ऐसे में मानसून सत्र की तिथि भी आज कैबिनेट में जो है वो घोषित हो सकती है, जारी हो सकती है। इसी के साथ साथ सत्र कहाँ पर होगा, गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होना है, इसको लेकर भी अभी संशय बना हुआ है, तो इसको लेकर भी बैठक में जो है वो चर्चा हो सकती है। इसी के साथ साथ गेहूं की खरीद पर बढ़ोतरी को लेकर भी जो है बैठक में चर्चा हो सकती है, इसको लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो वहीं डीजल टैक्स को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है और आपदा मुआवजा बढ़ाने को लेकर भी जो है प्रस्ताव बैठक में आ जा सकता है। इसी के साथ साथ कृषि, आवास विकास, महिला कल्याण, खेल, खनन संबंधित जो है कई प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, मानसून सीजन जब तक देख गया है, कई जगहों पर भारी नुकसान भी देखने को मिला है, तो उसको लेकर आपदा विभाग की क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से जो है कार्य होना है, आगे यात्रा किस तरीके से चलनी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं बननी है, क्या कुछ ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जिससे यात्रा और सुगम हो सके, ये तमाम ऐसी चीजें को लेकर प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं। तो वहीं कांवड़ यात्रा भी अभी 22 जुलाई से होगी, तो ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से चाकचौबंद करना है, इसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होनी है। क्या किस तरीके से कार्य करना है, संबंधित विभागों से क्या की तैयारी किस तरीके से है, तो इन तमाम ऐसी चीजें जो इस बैठक में आज हो सकती है और कई महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक जो अहम मानी जा रही है वो विधानसभा सत्र जो होने वाला है, मानसून सत्र, उसकी तारीख को लेकर और कहाँ पर ये सत्र होगा, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो अभी तक मानी जा रही है। और शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी, सचिवालय में शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी, करीब 1.5 से 2 घंटे तक बैठक चलेगी। उसके बाद जो है क्या कुछ प्रस्ताव इस बैठक में आते हैं, किन प्रस्तावों को मोहर लगती है। हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हो सकती है और उनको मोहर लग सकती है, लेकिन कितने प्रस्तावों पर बैठक के बाद चर्चा होगी और किसी प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, अभी जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद ये चर्चा भी जो है वो स्पष्ट होगी।
अरुण, क्या माने जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी जारी है और साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। हालांकि अभी भी देखने को मिल रहा है कि कई कांवड़िए पहुंचना भी शुरू हो गए हैं हरिद्वार में। तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो वो किस तरह की है, क्योंकि मानसून भी उत्तराखंड में एक्टिव है और ऐसे में जगह जगह से तस्वीरें भी कुछ अलग ही आ रही हैं जो कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है। किस रूप में देखा जा रहा है, क्या इसको लेकर के भी चर्चा संभव है? जी सर, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा चल रही है और देश विदेश से श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में चारधाम यात्रा की मानसून सीजन में जो है वो तैयारी हो और कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है संबंधित विभागों की समय समय पर बैठक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, मानसून सीजन में कितने चीज चाहिए, इसको लेकर लगातार जो है वो बैठक हो रही है। लगातार तैयारियों को जाकर परखा भी जा रहा है। इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा की बात हो, कांवड़ यात्रा में भी करोड़ों की संख्या में भक्त जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी व्यवस्थाओं को लेकर बात हो, उनके जो है खाने पीने से संबंधित सफाई व्यवस्था की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर भी जो है तमाम तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको लेकर विभागों के जो है अपडेट भी ले रहे हैं। लगातार जो है तैयारी भी चल रही है और इसके साथ साथ अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जो है लगातार वो दिए जा रहे हैं। यानी कि कांवड़ यात्रा जो चारधाम यात्रा में व्यवस्था शुरुआती दिनों में देखने को मिली थी, वो कांवड़ यात्रा में ना हो, इसके लिए जो है तैयारी की जा रही है। अब बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी, जिसकी समीक्षा करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद पीएल पूनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज देहरादून में पीएल पूनिया कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनका फीडबैक ले रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, अल्मोड़ा सीट से लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप टमटा और नैनीताल सीट से प्रत्याशी प्रकाश जोशी समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद 5 के 5 सीटें लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम 5 की 5 सीटें हार गए। तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारा। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपने अपने बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा होगी। जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उन तमाम राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई हैं जो इन तथ्यों को उजागर करेंगी, उन तथ्यों का पता लगाएंगी कि जिनके आधार पर इस प्रकार के निराशाजनक रिजल्ट आए। तो उसमें हमारा राज्य भी है। यहाँ पर आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, तमाम लोग उनसे अपनी बात करेंगे और निश्चित रूप में जब इस प्रकार की समीक्षाएं होती हैं तो जो कमियां रहती हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए मौका मिलता है। इसमें पिछली जो कमियां रही उन पर चर्चा होगी और आगे क्या किया जा सकता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, उस पर भी विचार विमर्श होगा। इस मायने में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आपको क्या लगता है कि हार के क्या कुछ कारण रहे होंगे? देखिए, हार के कारण रहे हैं, बहुत कारण हैं, लेकिन जो गलतियां उस समय उत्तराखंड की आम मतदाता से हुई है उसको वो समझने लगा है, महसूस कर रहा है। उस समय अग्निवीर जैसा मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा इस छोटे राज्य में उसका लाभ नहीं मिल पाया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा चुनाव में जो पराजय मिली है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारों को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए खड़गे जी ने
पुनिया साहब को भेजा है। निश्चित रूप से खुले मन से बात होगी और सबके विचार लिए जाएंगे। 3 दिन के लिए पुनिया जी का प्रवास है और मैं विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय AICC के द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई गई है। तो अब ये सारे मुद्दे हैं, पुनिया साहब आ चुके हैं, सारे हमारे विधायकगण हैं, एक्स MLAs हैं, DCC के प्रेसिडेंट हैं, तो सारी बातें उन्हीं के सामने रखेंगे। ये जो सवाल है, क्योंकि सबका उद्देश्य है कि हर जीत और हार से कुछ हम सबक लेते हैं। हमसे कोई कमजोरी होगी, हमको लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन चुनाव जीतना हारना एक सतत जीवन का प्रयास है। तो आगे की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो समीक्षा बैठक रही है, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, मेरे से भी हो सकता है, मैं खुद प्रत्याशी रहा हूँ, मुझे खुद अपनी समीक्षा भी करनी है, पार्टी को भी अपनी समीक्षा करनी है, तो वो सारी बातें हम उनके साथ देखेंगे। नहीं, हमारे संज्ञान में तो प्रदेश से हमें कॉल आई थी कि आप लोगों को अलग कोई समीक्षा बैठक करनी होती, होनी भी चाहिए। हम तो कहते हैं बल्कि 6 महीने से पहले क्या, बल्कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर समीक्षा बैठक पूरी पार्टी की भी होनी चाहिए कि क्या आगे करना है, किस तरीके से संगठन ने काम करना है और संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसमें राय मशवरा भी होना चाहिए। बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। मनोज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि कांग्रेस की ये बड़ी बैठक हुई है और इस दौरान PL पुनिया भी मौजूद रहे हैं कार्यालय पर, जहां पर उन्होंने तमाम नेताओं से बातचीत भी की है। और मनोज रावत जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। मनोज रावत जी, सर बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 पर। मनोज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, बहुत कम आ रही तो है जी। मनोज जी, आज जिस तरह से बैठक की गई है कांग्रेस में, क्या कुछ रहा है, किस तरह की ये बैठक रही, क्या कुछ पॉइंट्स पर चर्चा हुई है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है राष्ट्रीय स्तर का जी। तो ये बैठक और ये समीक्षाओं की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में क्योंकि कांग्रेस, आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस और जो हमारा इंडिया गठबंधन था उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो और अभी हाल में जो 2 विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो उत्तराखंड में हुए हैं, उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल करी और बहुत ही अच्छी जीत हासिल करी है, जिसमें मैंगलोर की सीट, मतलब जो बिल्कुल हरिद्वार का सबसे उत्तराखंड का सबसे कोने की सीट है मैदान की तरफ, और बद्रीनाथ जो तिब्बत बॉर्डर पर सबसे अंतिम सीट है, और भगवान बद्री नारायण जिसके साथ जिस सीट का नाम जुड़ा हुआ है, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी है। तो कांग्रेस इसके बाद अगले आने वाले चुनावों में कैसे हम प्रदर्शन करें, संगठन का कैसे विस्तार हो, उन सब पर चर्चा के लिए कांग्रेस की ये बैठक रखी है, लोकसभा वार रखी है, ताकि हम आगे की तैयारियां, कांग्रेस आगे की तैयारियों को कर पाए। जी। मनोज जी, क्या इसमें यह भी चर्चा हुई है कि क्या रीज़न रहे होंगे हार के? क्योंकि जिस तरह से पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी कहते हैं कि जैसा हम चाहते थे कि अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो स्थिति कुछ और होती। क्या इस तरह की भी बातें सामने आई थी बैठक में? देखिए, ये किस बड़े नेता ने कहा, मुझे आज तक तो मुझे भी नहीं पता चला ये कयास है या क्या है। ये मैंने तो आज तक किसी बड़े नेता के मुंह से नहीं सुना है। देखिए, आला कमान कई पहलुओं पर विचार करता है, लेकिन कांग्रेस को अपेक्षाकृत पिछले चुनावों से अपेक्षाकृत लोकसभा में बहुत अच्छे मतदान, अच्छा वोट मिला। और मेरा ये मानना है कि अगर तीसरे और चौथे चरण में जब देश में, पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना या इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बना, अगर उस समय उत्तराखंड में चुनाव होते तो निश्चित कांग्रेस पहले तो 5 की 5 सीट, नहीं तो कम से कम 3 सीट जीतती। जी बिल्कुल मनोज रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और अपनी बात रखी। साथ ही केदार सिंह रावत जी बीजेपी के पूर्व विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है चैनल 24/7 पर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से कांग्रेस एक बड़ी बैठक करती है, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? क्योंकि समीक्षा बैठक कांग्रेस की ओर से की गई है ये, और इसमें लोकसभा में जो चुनाव हारे उस पर भी चर्चा हुई, साथ ही जो विधानसभा में उपचुनाव जीते उस पर भी चर्चा हुई। किस रूप में आप इसको देखते हैं?
देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं और कोई भी इवेंट हो, कोई भी कार्यक्रम हो तो उसकी बैठकें होती हैं, केंद्रीय नेता आते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो अच्छी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी की भी समीक्षा बैठक हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है जी, उसमें अब कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है तो मैं अपनी टिप्पणी करना क्या उचित नहीं समझता। जी केदार जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक ये भी बात कहती है कि पहले अयोध्या में लोकसभा चुनाव के दौरान आपको हराया बीजेपी को और अब बद्रीनाथ सीट भी जीत गए हैं, तो साफ तौर पर वो कई बार ऐसा कहते हैं कि भगवान आईना दिखा रहे हैं। क्या आप भी इस चीज को मान रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो जनादेश होता है लोकतंत्र में, जनता जो है सर्वोपरि है और जनादेश है। अब उसको अगर हम दूसरे चश्मे से या धार्मिक उससे दृष्टिकोण से जोड़ करके देखें तो वो अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन जनता का निर्णय है लोकतंत्र में, वो सर्वोपरि है। अगर वहाँ ये निर्णय हुआ है, वहाँ यहाँ हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे हम भगवान से जोड़ दें और उससे जोड़ दें। तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे भगवान का निर्णय नहीं, बल्कि जनता, जनार्दन के रूप में जनता का निर्णय है। जी बिल्कुल केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप चैनल पर जुड़े, आपने अपनी बात रखी।